हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण की है और उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। यानी मोदी कैबिनेट 3.0 की स्टार्टिंग हुई है। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सी लोकसभा है। जैसा कि आपको पता है कि 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है, उनके मंत्रियों द्वारा शपथ ली जा चुकी है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और ऐसा करके वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पहले भी हो चुका है। यह कीर्तिमान आज से 62 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ 3 बार लेके स्थापित किया था। मेरे प्यारे साथियों, ठीक उसी प्रकार से 75 साल के भारत की आज़ादी के इतिहास में ऐसा काम करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह शपथ अपने साथी कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स स्वतंत्र प्रभार और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के साथ ली गई है। हालांकि और भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन लगातार 3 बार का कार्यकाल बहुत ही कम यानी सिर्फ 2 ही प्रधानमंत्रियों के द्वारा किया जा चुका है। अभी तक कैबिनेट मिनिस्टर्स स्टेट स्वतंत्र प्रभार और मिनिस्टर स्टेट्स सबको मिला के 71 लोगों ने, यानी अगर प्रधानमंत्री जी को भी मिलाया जाए तो 71 + 1 यानी 72 लोगों ने शपथ ली है। और यह कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में हुआ। यह शपथ के कार्यक्रम के अंदर तमाम प्रकार की चीज़ें देखी गईं जो कि इतने दिन से कयास लगा रहे थे, उन पर विचार किया गया। आज आपके दिमाग में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं उसके लिए इतने दिन से मीडिया लगातार सुर्खियों में चल रहा था, मीडिया में, और मीडिया चला रही थी, दिखा रही थी कि क्या नायडू साहब, चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार साहब का इनका क्या हुआ, उन्होंने शपथ क्यों नहीं ली, इनका कार्यकाल क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है। नंबर दूसरे पे अगर बात करें तो क्या कहीं यह शपथ लिखी हुई है या ये अपनी मर्जी से ये शपथ लेते हैं। क्या सांसद बनने के बाद शपथ लेनी पड़ती है, यानी कि लोकसभा में जाने के बाद शपथ लेनी पड़ती है। और तीसरे नंबर पे अगर बात करें राष्ट्रपति की शपथ में क्या अंतर होता है, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो शपथ लेता है। समझना यह है कि मंत्री और प्रधानमंत्री कुल मिलाकर 72 लोग हो चुके हैं। अधिकतम कितने सांसद और हो सकते हैं, कितने सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। जैसे 543 लोकसभा सीटें हैं तो इसमें कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 5 नंबर या 6 नंबर पे अगर कहें कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा जो शपथ लेता है, जैसे बात करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति शपथ ले सकता है जिसने चुनाव ही ना लड़ा हो, क्या ऐसा कोई मंत्री बन सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जो चुनाव ना लड़ा हो और डायरेक्ट मंत्री बन जाए। इन सारे प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ रहिए। हम बात करते हैं जो कि आपके आज के सेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। यह जो मंत्री बनते हैं और यह जो उनका संवैधानिक पद है, ये ऐसे ही नहीं बन जाता है। यह एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो क्या ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है? क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर यह जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, यह शब्द कहीं पे मेंशन है? क्या यह प्रधानमंत्री कहीं पे मेंशन है? इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस सेशन में। आइए बात करते हैं कि नायडू और नीतीश कुमार जी का क्या हुआ। उन्होंने कैबिनेट में अभी तक उनको नहीं दिखाया गया,
तो इन सब चीज़ों की बातों पे करेंगे। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर कौन से पड़ोसी मुल्क के द्वारा भाग लिया गया, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि किसी भी देश का प्रथम नागरिक वहाँ का राष्ट्रपति होता है और आधिकारिक रूप से देखा जाए तो वही देश का कर्ता धर्ता होता है। उसको सरकार चलाने के लिए, उसको सलाह देने के लिए एक कैबिनेट, एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 74 के 1 पार्ट में लिखा हुआ है कि भारत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकते हैं और पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करेंगे। अनुच्छेद 74(1) में लिखा हुआ है। और अब अगर बात करते हैं कि क्या इस मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में कहीं लिखा है, तो अनुच्छेद 75 में ये लिखा हुआ है कि भारत में राष्ट्रपति एक ऐसे मंत्रिपरिषद का गठन करेगा जो संवैधानिक रूप से उसको कार्य करने में मदद प्रदान करेगा। आइए अब बात करते हैं कि ये ओथ जो ली जाती है, जो राष्ट्रपति ओथ दिलाते हैं, तो क्या ये ओथ सिर्फ प्रधानमंत्री को लेनी होती है या राष्ट्रपति के द्वारा सारे मिनिस्टर्स को लेनी होती है? तो ये ओथ कहीं लिखी हुई है। तो बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 75(4) में लिखा हुआ है। और जैसा कि आप संविधान उठाएंगे तो उसमें आगे अनुच्छेद और पीछे अनुसूचियां लिखी हुई हैं। तो ये पीछे तीसरी अनुसूची में ये लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिपद की शपथ का प्रारूप, मैं आमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ऐसे करके उसमें वर्णित है, आप उसमें पाएंगे। तो ये प्रश्न है कि हाँ, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जी के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति के द्वारा बाकी मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाए, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल है कि राष्ट्रपति दिला सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो प्रधानमंत्री स्वयं इन लोगों को शपथ दिलाते हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि जो अभी हमारे यहाँ शपथ समारोह हुआ तो इसका कैसा क्या रहा। जैसा कि मैंने बताया कि 18वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की जीत के बाद भाजपा नेता नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यहाँ राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही मोदी जी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मोदी 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 17वीं लोकसभा के चुनाव में भारी बहुमत से जीत के बाद यह लगातार दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बने और अब 2024 में 18वीं लोकसभा के चयन के बाद, चुनाव के बाद उनका चयन प्रधानमंत्री के पद पे हुआ है। इसी प्रकार नेहरू जी 1947 से स्वतंत्रता के बाद से सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले भारतीय प्रधानमंत्री रहे। 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हुई। वह उस समय भी देश के प्रधानमंत्री थे। साल 1952 में वह पहले आम चुनाव में प्रधानमंत्री के पद पे चुने गए। उनकी जीत के बाद वह लगातार 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 1957 में और 1962
के आम चुनावों में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की और नेहरू जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। साल 2024 में उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा ने 240 सीटें पाकर एक बड़ी पार्टी बनी और अपने अलायंस को मिला के 292 पे पहुंचकर उसने सरकार गठित की। तो आइए बात करते हैं अब कि जो ये शपथ ली जाती है, इस शपथ में कौन कौन रहा। मोदी जी ने शपथ ली, मोदी जी के बाद कौन रहा? तो इसके बाद राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान समेत मोदी जी को मिला के 72 लोगों ने शपथ ली। तो जैसे जेपी नड्डा जी ने कहीं से चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो ये संभव है कि यदि कोई चुनाव नहीं लड़ता है तो उसको मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कैबिनेट मंत्री या मंत्रिपरिषद का गठन जो होता है तो क्या संविधान में कहीं वर्णित है? तो हाँ, ये संविधान में वर्णित है। इसमें टोटल जो लोकसभा सांसदों की संख्या है या लोकसभा की सीट है, उनका 15% से अधिक जो है मंत्रिपरिषद नहीं हो सकते हैं। ऐसा संविधान में वर्णित है कि टोटल जो है उससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। मंत्रिपरिषद की संख्या पर मौलिक संविधान में कोई रोक नहीं थी, किंतु 91 संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई। वहीं राज्यों में भी मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा में 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु न्यूनतम जो है 12 मंत्री होंगे। ऐसा हमारे संविधान में वर्णित है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि ऐसा ही होगा। कितने होंगे? तो जैसा कि भारत में 543 सीटें हैं, उसका 15% लगभग देखा जाए तो 82 मिनिस्टर्स होंगे। और अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने स्वयं को लगाकर 72 लोगों का शपथ ले चुके हैं। तो यानी अभी 10 बाकी हैं। कभी भी अगर चाहें तो इसको अपने मंत्रिपरिषद को बढ़ा सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पे। जैसे वो संविधान लेते हैं, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो उन्होंने ये जो शपथ है पहली बार नहीं ली है, वो 7 बार शपथ ले चुके हैं। वो 7 बार शपथ ले चुके हैं और उनके ये 24 साल जो है वो सरकार को ये रहे। कभी प्रधानमंत्री पद पे वो 4 बार लगातार प्रधानमंत्री पद पे शपथ ले चुके हैं। वो 4 बार मुख्यमंत्री पद पे शपथ ले चुके हैं और 3 बार प्रधानमंत्री पद पे ले चुके हैं। जैसा कि 25 दिसंबर 2007 को मंगलवार के दिन उन्होंने गुजरात के सीएम पद पर पहली बार 57 साल की उम्र में चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद शपथ ग्रहण की थी। फिर 22 दिसंबर 2002 को, फिर 7 अक्टूबर 2001 को। ये उनका जो है मतलब अवरोही क्रम में उनका ये शेड्यूल रहा। जैसा कह सकते हैं कि 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने पहली बार, 22 दिसंबर 2002 को दूसरी बार, 25 दिसंबर 2007 को तीसरी बार उन्होंने शपथ ली और 2012 में चौथी बार उन्होंने शपथ ली। 26 मई 2014 को पाँचवीं बार और देश के प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बार उन्होंने शपथ ली। 30 मई 2019 को देश के प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने दूसरी बार शपथ ली और 9 जून 2024 को उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पे तीसरी बार शपथ ली।
तो उन्होंने लगातार 7 बार, 4 बार देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे और 3 बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने शपथ ग्रहण की है। अब आइए बात करते हैं इनके मंत्रिमंडल के विस्तार पे, इनके मंत्रिमंडल पे। तो क्या कौन कौन इनके मंत्रिमंडल में शामिल रहा, इस पे चर्चा की जाती है। तो मोदी जी के मंत्रिमंडल में टोटल 71 मंत्री हैं, जिनमें अमित शाह जी को गृह मंत्री, जेपी नड्डा जी को स्वास्थ्य मंत्री, नितिन गडकरी जी को परिवहन सड़क परिवहन मंत्री, अजय टम्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री, एस जयशंकर को विदेश मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री और श्रीपद नाइक को ऊर्जा राज्य मंत्री बनाया गया। इसी तरीके से चिराग पासवान जी को केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बनाया गया। आइए बात करते हैं कि अभी तक कितने मंत्री और कितने स्वतंत्र प्रभार मंत्री, कितने राज्य मंत्रियों का शपथ हो चुकी है, उनका चयन हो चुका है। तो बात करते हैं कि जो अभी जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण की तो उनके साथ जो उनके मिनिस्टर्स, उनके कैबिनेट ने शपथ ली, तो उसमें 30 जो कैबिनेट मंत्री जो हैं वो 35 कैबिनेट मंत्री ने शपथ ग्रहण की है, 35, और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। जो कैबिनेट मंत्री होता है वो सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर का पायदान होता है। उसके बाद जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है वो दूसरे नंबर पर होता है और जो राज्य मंत्री होता है वो तीसरे नंबर का मंत्री होता है। यानी कि अगर कैबिनेट मंत्री देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री होता है, उसके काम को स्वतंत्र प्रभार मंत्री देखता है, लेकिन मुख्य रूप से उस विभाग को राज्य मंत्री जो होता है वो देखता है। कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में वो सारे काम वही देखता है। मोदी जी के मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करें तो मोदी जी ने 18वीं लोकसभा में अपने मंत्रिमंडल में 4 ब्यूरोक्रेट्स को जगह दी है। एस जयशंकर को राज्यसभा सांसद जो हैं गुजरात से, उनको विदेश मंत्री बनाया है। हरदीप पुरी जी राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। अश्विनी वैष्णव राज्यसभा सांसद हैं उड़ीसा से। अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा सांसद हैं राजस्थान से। ये सारे ब्यूरोक्रेट्स थे, ये IAS रैंक के ऑफिसर्स थे। अब आइए बात करते हैं राजनीतिक परिवार से बने मंत्री। तो राजनीतिक परिवार से 7 चेहरे ऐसे हैं जिन्हें मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। जैसे चिराग पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे। जयंत चौधरी, पिता अजीत सिंह भी इनके मंत्री रहे, दादा पूर्व प्रधानमंत्री रहे। रवनीत सिंह बिट्टू जो कि चुनाव हार गए लेकिन फिर भी इनको मंत्रिपरिषद में जगह मिली। पंजाब के पूर्व CM बेअंत सिंह के पोते हैं। रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व CM, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। रक्षा खडसे SCP नेता एकनाथ खडसे की बहू हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिता कांग्रेस में रहे, दादी भाजपा में रहीं। HD कुमार स्वामी पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के बेटे हैं।
तो ये है हमारे मंत्रियों की जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही। अब बात करते हैं मोदी मंत्रिमंडल में महिलाएं कितनी हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल में निर्मला सीतारमण जी, अन्नपूर्णा देवी जी, ये सब भाजपा से हैं। शोभा करंदलाजे, रक्षा खड़से, सावित्री ठाकुर, नीबूबेन बमभानिया, ये सब भाजपा से हैं। और अनुप्रिया पटेल जो अपना दल से हैं। ये 7 महिलाएं इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं। अब मंत्रिमंडल में किन नए लोगों की एंट्री हुई है, तो हालांकि मंत्रिमंडल में बहुत सारे नए लोगों की एंट्री हुई है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी जो कि मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, उनको इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और मंत्रिमंडल में जगह दी गई। डॉक्टर मंजूनाथ को, जेपी नड्डा जी को, चिराग पासवान जी को, एचडी कुमारस्वामी को, जीतन राम मांझी, ये सारे नए चेहरे हैं जिनको जगह मिली है, जिनको कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह मिली हुई है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जो है टिकट कट गई। कहने का मतलब ये है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जगह नहीं मिली है, जो चुनाव जीते, जो पिछले कार्यकाल में रहे, लेकिन इस कार्यकाल में उनको कहीं भी जगह नहीं मिली है। तो वो लोग हैं जैसे स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, नारायण राणे, संजीव कुमार बालियान, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीके सिंह, अर्जुन मुंडा, साध्वी निरंजन ज्योति, परसोत्तम रूपाला, महेंद्रनाथ पांडे, आर.के. सिंह, कैलाश चौधरी, राजीव चंद्रशेखर, वी मुरलीधरन, मीनाक्षी लेखी। तो ये लोग हैं दोस्तों जिनको इस बार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। आइए बात करते हैं कि कौन कौन इनके इस अच्छे शुभ अवसर पर मंत्री जी के गठन पे, मंत्रिपरिषद के गठन पे और उनकी ओथ पे कौन कौन आया। तो हमारे देश में पड़ोसी देशों के जो राष्ट्र नेता रहे, जो प्रमुख रहे, वो आए। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये ओथ का कार्यक्रम होता है, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होता है, ये कहाँ पे किया जाता है। तो सर्वप्रथम बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। इसको प्रेसिडेंट हाउस कहा जाता है। यहाँ पर एक बेल लगाया हुआ है जो 3rd सेंचुरी BC का है। राष्ट्रपति भवन के जस्ट सामने एक कॉलम लगा हुआ है जिसकी हाइट 145 फीट है और ये 45 फीट का जो हाइट है ये 555 फीट मेन गेट से दूर है। जो राजा जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह थे, उनके समय का है। इसको किंग जॉर्ज पंचम के समय 1911 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी, शिफ्ट किया गया था, तो उस समय मोमेंटम के रूप में दिया था, मोमेंटो के रूप में इसको गिफ्ट करके दिया गया था। और ये जयपुर कॉलम यहाँ पर लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि इस जगह पर सामान्यतः बहुत से ऐसे इवेंट हैं, जैसे जब भी कोई बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है, हमारे देश पहुंचता है, तो उसका सम्मान यहीं पर किया जाता है। सेना का गार्ड सेरेमनी होता है। भारत देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहीं होता है। 7 देशों के प्रधानमंत्री भारत के इस कार्यक्रम में आए थे, जो कि आप देख सकते हैं कि वो बैठे हुए थे। और पॉलिसी के तहत भैया पड़ोसियों को इनवाइट किया जाता है और हम सब देखते हैं कि वो यहाँ पर रहे। जैसे भूटान, नेपाल, मालदीव, मॉरिशस, इनमें से सबसे ज़्यादा ध्यान जो लोगों ने दिया तो मालदीव्स के
राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के ऊपर रहा। तो ये एक सिस्टम है कि हम इस तरीके से अपने देश में, जैसे कि पहले हुआ करता था कि राजा के द्वारा 1911 में ब्रिटिशर्स को दिया जाता था, ऐसे करके हम पहले ही देख चुके हैं कि इस तरीके से हमारे तीसरे मोदी कैबिनेट का विस्तार या कहें उनका गठन हो चुका है। तो बाकी की जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।